देखिए, पहली खबर जो है ये ऑर्डिनेंस को लेकर है। ऑर्डिनेंस लाया गया है केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति द्वारा ये ऑर्डिनेंस लाया गया और जिसने कहा है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन दोनों के जो हेड हैं, चीफ हैं, इनके कार्यकाल को 5 वर्ष का किया गया है और इसके लिए ये लाया गया है ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश। तो हमें इस करंट अफेयर्स में यही जानना है कि अध्यादेश क्या होते हैं, सीबीआई क्या है, कैसे काम करते हैं, ईडी कौन है, क्या है इसका काम। तो ऑर्डिनेंस जो होता है इसे हम कह सकते हैं कच्चा कानून, क्योंकि जो कानून है, जो एक्ट है, वो बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और राज्यों में बना किसके पास अधिकार है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये लाया किसने है? प्रेसिडेंट ने। तो जो काम पार्लियामेंट का है वो काम अगर प्रेसिडेंट करेगा तो ऐसे कानून को हम कहेंगे कि ये कच्चा कानून है, ये बीच में लाया गया हुआ कानून है। तो ऑर्डिनेंस जो होता है ये तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, नॉट इन सेशन, जब संसद सत्र में नहीं है और देश में किसी विशेष कानून की तुरंत आवश्यकता है, कोई अर्जेंट सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, तो हमें ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद लिखित में, रिटर्न में राष्ट्रपति से कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय, देश को ये कानून चाहिए और अभी संसद जो है वो सत्र में नहीं है, इसलिए आप कानून बना दीजिए। तो राष्ट्रपति यूज करते हैं अपनी ऑर्डिनेंस की पावर और बना देते हैं कानून। और ये जो कानून है इसे टेम्पररी लॉ कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल लॉ तो पार्लियामेंट बनाती है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 देता है, 1, 2, 3। यही चीज अगर राज्य में की जा रही है, स्टेट में की जा रही है, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट पे कानून बनाया जा रहा है और राज्य की जो विधानसभा है वो सत्र में नहीं है, तब जो अध्यादेश निकलता है वो राज्यपाल निकालता है और उसको अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 213। और यहाँ पे मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित में, रिटर्न में राज्यपाल को कहते हैं तो राज्यपाल कानून बना देता है। तो अध्यादेश की शक्तियां प्रेसिडेंट के पास भी हैं और गवर्नर के पास भी हैं, और ये एक संवैधानिक पावर है और एक संविधान में दी हुई एक विधायी पावर है, एक लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन इससे बनाया गया जो कानून है वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। और इसीलिए जब संसद सत्र में आती है, जैसे पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ, तो 6 हफ्ते के अंदर, विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर इस कानून को संसद से पास करवाना कंपलसरी है। अगर ये कानून पास नहीं होता है तो ये जो ऑर्डिनेंस है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी लॉ था और एक्चुअल अधिकार कानून बनाने का पार्लियामेंट के पास है। और अगर पार्लियामेंट ने 6 हफ्ते के भीतर इस कानून को पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, और कर दिया तो ये बन गया कानून। तो ये जो सीबीआई और ईडी है ये केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, इसलिए इनसे जुड़ा हुआ जो अध्यादेश है वो किसने लाया? राष्ट्रपति ने लाया। और अगर राज्य सरकार से जुड़ी हुई कोई काम होते तो वो राज्यपाल लाते। देखिए, संसद का मतलब होता है बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर इनमें से कोई एक भी सदन, एक भी हाउस वर्किंग नहीं है तो पार्लियामेंट वर्किंग नहीं है। तो लोकसभा का अगर सत्र नहीं चल रहा है तो इस मान लिया जाएगा संसद का ही सत्र नहीं चल रहा, क्योंकि मैं यहाँ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब लोकसभा वापस बैठेगी तो उसको लोकसभा से ही पारित होना होगा और राज्यसभा से ही पारित होना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये ऑर्डिनेंस सामान्य कानून पर लाए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस के बहाने आप मनी बिल या वित्त विधेयक नहीं ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस नॉर्मल कानूनों में हम लाते हैं। तो ऑर्डिनेंस की जो पावर है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। और इसमें शर्त यह है कि केंद्र के लिए प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित में राष्ट्रपति को देंगी और राज्य के लिए मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखित में राज्यपाल को देंगे। अब बात कर लेते हैं ये ऑर्डिनेंस आया कहां से है। तो हमारे देश में 1858 में एक कानून आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस कानून में पहली बार ऑर्डिनेंस की पावर तत्कालीन वॉइस राय को दी गई थी। वॉइस राय को ऑर्डिनेंस की पावर दी गई थी। तो अंग्रेजों ने ये व्यवस्था शुरू की थी और बाद में हमारे संविधान में भी इसको जोड़ लिया गया। अब बात कर लेते हैं कि इस ऑर्डिनेंस में कहा क्या गया है, क्या क्या कहा गया है इसके बारे में। तो ये जो ऑर्डिनेंस है
ये लाया गया है सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो हेड है, जो चीफ हैं, उनके कार्यकाल को 2 साल से बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि भाई 2 साल से बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया है, तो ये सीबीआई और ईडी है क्या, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो सीबीआई का जैसे नाम बता रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब ये किसी भी तरह के केसेस की छानबीन कर सकते हैं जो कि केंद्र सरकार इसको डायरेक्ट करती है। केंद्र सरकार इसको जिस भी तरह के केस की छानबीन करने को कहेगी तो वो सीबीआई उसकी जांच करेगी, क्योंकि नाम में इन्वेस्टिगेशन है। और सीबीआई अपनी ताकत किससे पाता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ये अपनी ताकत पाता है। देखिए, दिल्ली पुलिस को बनाने के लिए ये कानून आया था और इसी कानून की ताकत सीबीआई को भी दी जाती है। हालांकि जैसे कि दिल्ली जो पुलिस है ये हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। सीबीआई आता है किसके अंतर्गत? सीबीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अधीन आता है। तो ध्यान रखिएगा, सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो सीबीआई को लेकिन ताकत किससे मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ताकत मिलती है। तो इस कानून में अब चेंजेस किया जाएगा और सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसके कार्यकाल को 2 साल से बढ़ा के 5 साल का किया जा रहा है। देखिए, सीबीआई के जो डायरेक्टर है, इसमें डायरेक्टर बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं थी कि आप इतनी उम्र के होंगे तभी बन सकते हैं या इतना, ऐसा कुछ नहीं। सरकार को अगर लगता है तो आपको सीबीआई का डायरेक्टर बना सकती है, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी बनेगा तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। अब उस 2 साल को बढ़ा के 5 साल किया जा रहा है, मतलब जो भी बनेगा वो 5 साल तक नौकरी कर सकता है उसी पद में रह के। अब बात करते हैं ईडी के बारे में। तो ये जो अपना सीबीआई है इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे केसेस की छानबीन कर रहा है। कोविड के समय हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई जांच कर रहा था। अब ईडी के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये संस्थान है। इसका हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है और उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसके अधीन काम करता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है इसका मेन काम ये है कि हमारे देश में 1999 में एक कानून आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी जो मुद्रा का लेन देन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए कानून आया था। इस कानून से ईडी को ताकत मिलती है कि भाई हमारे देश में जो भी विदेशी मुद्रा का लेन देन हो रहा है तो इससे जुड़े हुए किसी भी केस को ईडी चेक कर सकता है। दूसरा, एक और कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आया है। तो अगर हमारे देश में काले धन से जुड़ा हुआ कोई काम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला हो रहा है, पैसे का इलीगल तरह से आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसे केसेस को भी ईडी देखती है। इसीलिए ईडी अमूमन वहां रेड मारती है, वहां पे छापे मारती है जहां पे बहुत बड़े अमाउंट का पैसा मिलता है और उसके बारे में इरेगुलरिटीज होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ईडी भी रेड करती है जब ईडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके रीजनल ऑफिस है। तो इसके मुखिया का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया है। तो ईडी और सीबीआई के जो दोनों काम है केंद्र सरकार से जुड़े हुए थे, इसलिए राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़ा। तो ऑर्डिनेंस जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन ध्यान रखिए जो भी अध्यादेश होते हैं ऐसे नहीं कि अध्यादेश के मन पे आप कोई भी कानून बनवा सके। अध्यादेश को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे अध्यादेशों को जांच भी सकते हैं कि ये जो कानून आप बना रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं अध्यादेश। इन्हें कहते हैं हिंदी में न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायालय इस तरह के कानूनों को जांच सकता है, देख सकता है और अगर लगे तो इसको कैंसिल कर सकता है। इसके डायरेक्टर कौन है ये आपको कभी याद नहीं करना है। पीएससी यूपीएससी में डायरेक्टर के नाम नहीं आते, वनडे एग्जाम में, पटवारी कांस्टेबल एग्जाम में सब पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक्स फैक्ट्स को आपको नहीं याद करना है, दिमाग नहीं लगाना है। अगली न्यूज में चलते हैं डार्ट मिशन को लेकर।
डार्ट मिशन को लेकर न्यूज़ है, उसमें चलते हैं। इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले एक कहानी सुनो। देखो, हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर मार रहा है। धरती जैसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में हैं, जो कि किसी न किसी सन के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं। हम लोग आज टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांस हो गए हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारी धरती हमेशा सेफ रहे। हम इतना विज्ञान में आगे बढ़ गए हैं, हमने 10 तरह की चीजें खोज कर ली हैं, तो हम चाहते हैं हमारी धरती हमेशा सेफ रहे। लेकिन हमारे चाहने बस से नहीं होता है। हमारी धरती में एक समय डायनासोर रहा करते थे, डायनासोर। और डायनासोर जिस वक्त रहते थे उसे कहते थे जुरासिक एरा। लेकिन हमारी धरती में एक एस्टेरॉइड एक क्षुद्र ग्रह आके टकरा गया और हमारी धरती से डायनासोर गायब हो गए। तो हम नहीं चाहते कि अब भविष्य में इस तरह का कोई क्षुद्र ग्रह, इस तरह का कोई एस्टेरॉइड मेरी धरती में टकराए और हम आप गायब हो जाए, हमारी पूरी मानव जाति खत्म हो जाए। क्योंकि डायनासोर इतने बड़े जानवर थे, फिर भी वो खत्म हो गए क्योंकि एक एस्टेरॉइड जो है उसने धरती से टकराया था। हम इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते कि हमारी धरती सेफ है और हमारी धरती से कोई टकराएगा नहीं। भाई, आपकी धरती रिवॉल्व कर रही है सूरज के चारों ओर, कोई और रिवॉल्व कर रहा है किसी और के चारों ओर, लेकिन कभी किसी ने रास्ता भटक लिया और आपकी धरती से टकरा गया तो फिर क्या होगा? और ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने अभी तक अपने स्पेस का सिर्फ 2% ही जांचा है। 98% में पता ही नहीं हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में है क्या। जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सेफ हैं? लेकिन कल को इस तरह की दिक्कत ना हो जाए, कल को इस तरह कोई क्षुद्र ग्रह हमारी ओर आए और हम कुछ कर ना पाए, इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि कल को मान लो कोई चीज हमारी धरती की ओर चारों आएगी, तो क्या हम उसको रोक पाएंगे या उसका रास्ता चेंज कर पाएंगे? तो इसके लिए नासा ने सोचा, किसने सोचा? नासा ने सोचा क्यों ना अपन एक प्रैक्टिस करके देखें कि हमारे पास जो तकनीक है उससे क्या हम किसी भी क्षुद्र ग्रह का, किसी भी एस्टेरॉइड का रास्ता चेंज कर सकते हैं क्या। एक प्रैक्टिस करके देखें, एक कोशिश करके देखें। तो नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था डार्ट मिशन। डार्ट मिशन में इसने क्या किया, पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है, इसका नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट क्या रहा है ये? देखिए, 2 क्षुद्र ग्रह है, एक ये क्षुद्र ग्रह दिख रहा है आपको और एक ये दोनों आसपास हैं और ये क्षुद्र ग्रह हैं, इसलिए इसका मतलब ये किसी सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। ये क्षुद्र ग्रह हमारे ही आकाश गंगा के, हमारे मिल्की वे के हैं। ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम के हैं ये। तो हमने नासा ने क्या सोचा कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये जो छोटा वाला, इस छोटे वाले पे हम अपना एक स्पेसशिप ले जाके टकराएंगे। ये आएगा 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 और इससे टकराएगा। तो जब इससे ये टकराएगा तो इसके पास कौन सी ऊर्जा रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये चल के आ रहा है, तेजी से आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते क्या हम इसके जो डायरेक्शन है, इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो गति है, इसका जो वेग है, जो इसका मोशन है, क्या उसको कुछ चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए ऐसा चेक करना चाह रहे हैं, कल को हमारी तरफ कोई चीज आ रहे, मान लो आ रही है, तो हम उसका रास्ता चेंज कर दे तो वो निकल जाए, हमारी तरफ ना आए। तो हम इसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट इसलिए नाम है कि 2 एस्टेरॉइड एक साथ है और हम इसमें छोटे वाला जो है, इसमें हम अपना एक स्पेस यान, एक अंतरिक्ष यान उस पर टकराएंगे एक तरह से और चेक करेंगे उसके बाद कि भाई इस गति में, इसके मोशन में, इसके जो एक्सिस है उसमें कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मतलब पास्ट में ऐसा हो चुका है, तो हम क्यों मतलब एक तरह से चांस लें, भविष्य में कभी ऐसा हो तो हम इसके लिए तैयार रहें। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसी कंपनी है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, प्राइवेट कंपनी। इसका एक रॉकेट है, उसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 इस समय दुनिया का सबसे मजबूत रॉकेट है, दुनिया का सबसे मजबूत रॉकेट है। ये जो रॉकेट है ये अपने साथ अपने पेलोड में उस स्पेसशिप को ले जाएगा, स्पेसशिप को ले जाके अंतरिक्ष में छोड़ देगा। फिर स्पेसशिप अपने इंजन चालू करेगी और फिर वो जाके टकराएगी किसमें? उस छोटे वाले एस्टेरॉइड में जिसका नाम है डिडीमॉर्फस, उसका नाम है डिडीमॉर्फस।
तो अभी न्यूज में इसलिए ये आया कि नासा ने तारीख बता दी कि हम इस तारीख को इसको लॉन्च कर रहे हैं। और हम ये कर क्यों रहे हैं कि भविष्य में आने वाले इस तरह के खतरों से हम पहले तैयार रहेंगे, हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं। तो और जब हम इसमें टक्कर कर देंगे, टक्कर हो जाएगी, उसके बाद जो ESA है यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना एक मिशन लॉन्च करेगी, इसका नाम है हीरा मिशन। और ये जो हीरा मिशन है, इस मिशन में ये जो डिडीमॉर्फस में एक स्पेसशिप जाके उतरेगा और चेक करेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हीरा मिशन नासा के डार्ट मिशन के साथ काम करेगा, लेकिन पहले डार्ट काम करेगा, उसके बाद हीरा मिशन काम करेगा। HERA, हीरा मिशन। ठीक है, तो नासा दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी है, अमेरिका बेस्ड है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्शन के लिए काम कर रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में कोई क्षुद्र ग्रह आए और हमारी पूरी मानव जाति को खत्म कर दे, तबाह कर दे। अगली न्यूज में चलते हैं। S-400 सिस्टम को लेकर न्यूज है। देखिए, हमने 2 साल पहले रशिया से एक डील की थी कि भाई हमको चाहिए S-400, और अब S-400 हमारे पास आ चुका है। म्यूटेराइट क्या होता है, चंचल कह रही हैं। चलिए ये बता देते हैं। देखिए, ये है हमारी धरती। इस धरती के चारों ओर बहुत सारे लोग हैं। तो जब कोई खगोलीय पिंड धरती के बाहर रहता है तो उसे हम कहते हैं मीटियोरॉइड। जब ये धरती के बाहर है और घूम रहा है बस ऐसे, तो इसे हम कहेंगे मीटियोरॉइड, उसे कहेंगे मीट। अब ये धरती की ओर आया और धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। तो जब ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो इसका नाम हो गया मीटियोर, मीटियोर। और जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें लग जाएगी आग। इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, इसमें लग जाएगी आग, और ये धरती की ओर गिरेगा। तो अब ये जो आग लगा हुआ गोला है, इसका कोई भी कण अगर हमारी जमीन में गिर गया, इसका कोई भी कण हमारी अगर जमीन में पहुंच गया, तब हम इसको कहते हैं मीटियोराइट। तो जब बाहर है तो मीटियोरॉइड, जैसे मेरी धरती के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तब इसको कहते हैं मीटियोर, उल्का, उल्का, उल्का। ठीक है, और जब हमारी धरती में तक ये पहुंच गया, जमीन में पहुंच गया, तो हम इसे कहते हैं उल्का पिंड। ये उल्का पिंड गिरा है, उल्का मिला है, उल्का पिंड मिला है, उल्का पिंड का टुकड़ा मिला है। ठीक है, तो मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट, जब धरती में पहुंच गया तो हो गया मीटियोराइट। क्लियर है चंचल? तो बात कर रहे हैं S-400 की। तो हमने 2 साल पहले रशिया से एक डील की कि भाई हमको S-400 चाहिए साहब, और रशिया ने हमको भेज दिया। अब हमारे घर में S-400 की पहली खेप या पहली डिलीवरी आ गई है, इसको लेकर न्यूज है। तो अब बात करते हैं S-400 होता क्या है। देखिए, हम दुनिया के ऐसे मुल्क हैं कि जिसके दोनों पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, जिसके दोनों पड़ोसी हमारे दुश्मन। पाकिस्तान हम से हमारी जंग हो चुकी है, चाइना से हमारी जंग हो चुकी है, और हम दुनिया के इकलौते ऐसे मुल्क हैं जिसके दोनों पड़ोसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, मतलब न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेसिटी है उनके पास, उनके पास न्यूक्लियर बम है। तो हम नहीं चाहते कि हम पर अटैक हो, और हो तो हम हार जाएं। और अब जो वॉर हो रहे हैं उसमें मिसाइल्स का बहुत ज्यादा योगदान है, मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो अगर हमारे ऊपर मिसाइल आ गई, अगर हमारे ऊपर मिसाइल आ गई, तो हम मिसाइल को रोक तो पाएंगे नहीं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि हम मिसाइल को रोक पाए। आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा, उधर से तीर चलता है, इधर से भी राम जी तीर मारते थे, और वो दोनों तीर न्यूट्रलाइज हो जाते थे, यानी राम जी के तीर ने रावण के तीर को खत्म कर दिया। तो बस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। मान लो पाकिस्तान से एक मिसाइल हमारी ओर लॉन्च हो गया। जब लॉन्च हो गया तो या तो हमारे पास ये एक चारा है कि अपनी मिसाइल से इस मिसाइल को ध्वस्त कर दे, तो इसके लिए इतनी एक्यूरेसी चाहिए। तो दूसरा चारा ये कि भैया मिसाइल लॉन्च हो गया है तो भैया आप तबाह हो जाते हैं। तो हमने रशिया से बोला, रशिया तुम्हारे पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है तुम्हारे पास?
मिसाइल डिफेंस सिस्टम, की मिसाइल को डिफेंस करे कि जब पाकिस्तान से मिसाइल आए तो तुम्हारा जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो S-400 है, इसकी ये जो बैटरियां हैं, इस बैटरियों से मिसाइल तुरंत ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाए और उस मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दे। तो पाकिस्तान की मिसाइल को हमने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसे कहते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब चाइना से भी आए, पाकिस्तान से भी आए, तो ये एक ही समय पे 36 टारगेट को पकड़ भी सकता है और उसको डिफ्यूज कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। यानी एक बार में 36 मिसाइल लॉन्च कर दो तो इससे भी 36 मिसाइल लॉन्च हो जाएंगी। इसकी ये 3 बैटरियां हैं, हर बैटरी 12 मिसाइल लॉन्च कर सकती है। तो हम 36 मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और 36 आने वाली मिसाइलों को रोक सकते हैं। इसे कहते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कि मिसाइल भी मेरे ऊपर गिरे तो भी मैं बच जाऊं। तो ये तो हुआ इसका पहला काम, S-400। दूसरा, मान लो मेरे एरिया में कोई ऊपर से कोई चीज जा रही है, कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, तो ये 400 किलोमीटर के दायरे में 400 किलोमीटर के दायरे में मेरे आसमान में कुछ भी हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेगी, पहचान लेगी और उसको शूट डाउन कर सकती है, भले वो कितना भी तेज हो। तो हम इससे बचाव भी कर सकते हैं अपना और दुश्मनों को मार भी सकते हैं। तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये हमने रशिया से खरीदा है, 35,000 करोड़ में खरीदा है। और इसकी जो पहली ये खेप है, ये हमारे पास पहुंच गई है। ऐसा नहीं कि दुनिया में इसी तरह का एक लौता मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने भी अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना के रखा, उसका नाम है थार्ड। लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत 100% एक्यूरेसी वाला जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो है रशिया का S-400। और रशिया तो S-500 में भी काम कर रहा है, ठीक है। और जो यूरोप है, रशिया के इस S-400 को कहता है SA-21 क्राउलर। इसे कहता है SA-21 क्राउलर, इसका नाम दिया है। लेकिन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से 35,000 करोड़ में खरीदा है। एक बार में 36 मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। और ऊंचाई में 36 किलोमीटर की ऊंचाई पे, सॉरी 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक में निगरानी रख सकता है। मतलब जमीन से 40 किलोमीटर ऊपर भी कुछ हो रहा होगा तो ये इसको सेंस कर लेगा, चेक कर लेगा और उसको खत्म कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है, ये सॉरी मैं 40 कह रहा हूँ, 30 किलोमीटर की ऊंचाई है यहाँ पे, 30 किलोमीटर की ऊंचाई है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमने खरीदा रशिया से है, और रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के दुश्मन है। अमेरिका ने एक कानून लाया था काटसा नाम का। उस कानून में कहा था कि मेरे 3 दुश्मन हैं, जिनका नाम है रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, और इन 3 दुश्मन देशों से कोई कुछ भी खरीदेगा तो मैं उस पर सैंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कानून बना दिया है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। और भारत ने इसी की एक दुश्मन रशिया से माल खरीद लिया है, S-400 खरीद लिया है। अब देखते हैं हम पे सैंक्शन लगता है कि नहीं लगता। खैर, वो लगेगा बाद में देखेंगे। लेकिन हमने S-400 खरीदा है 35,000 करोड़ में, और इसकी खेप हमारे पास पहुंच गई, पहली खेप। और सरकार ने तय किया है कि ये जो S-400 की पहली खेप है, या पहला इसकी जो बैटरी है, ये किधर हम लगा रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर में लगा रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर में हम लगा रहे हैं। इसका दूसरा नाम ट्रायम्फ भी है, ट्रायम्फ। तो S-400 को ट्रायम्फ भी करते हैं। इसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अपना जो हवा है, एयर वाला हिस्सा है, उसको भी पूरी तरह मजबूत कर लिया है, पक्का कर लिया, कोई कहीं से भी परिंदा पर नहीं मार सकता। जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका ने भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, इसका नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। यूपीएससी 2018 में प्रीलिम्स में आ गया था थार्ड का फुल फॉर्म, कि थर्ड क्या है, ये आया था यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में, कि थर्ड है क्या। ठीक है, तो थर्ड है, और अमेरिका अपने दोस्तों को थर्ड बेचता है। हमको ही बोल रहा था तुम S-400 क्यों खरीद रहे हो, थर्ड खरीद लो। लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो जो दुनिया की बेस्ट चीज है वो हम खरीदेंगे। और चाइना के पास पहले से S-400 है, मतलब चाइना ने पहले से S-400 खरीद चुका है। तो अब सवाल है आपके सामने डार्ट को लेकर, कि डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। और इसमें हम डिफेंस ड्रिवन काम कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि अर्थ पर कभी कोई इम्पैक्ट हो, किसी एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हो, तो उससे हम कैसे बचेंगे, इसके लिए डार्ट मिशन है। दूसरा, इस मिशन को लॉन्च कर रहा है इसरो। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
चलिए, सभी ने सही जवाब दिया। इसरो नहीं कर रहा, नासा लॉन्च कर रहा। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अभी नासा को दी है हमने, इसरो भी 1-2 साल बाद ले लेगा जिम्मेदारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है, तो सीबीआई और ईडी डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितने वर्ष तक के लिए हो गया है? ध्यान रखिए, इनके कार्यकाल की कोई ओवर एज नहीं है कि आप 70 साल के तो रिटायर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप आ गए तो 5 साल तक आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने किससे प्राप्त किया है? देखिए, S-400 को यूरोप में कहते हैं SA ग्राउलर। SA ग्राउलर इसी का नाम है। ठीक है, तो ये हमने रशिया से लिया है। और ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का हाल ही में नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो रानी कमलापति जो है वो गोंड रानी थी, और इनका ये कहाँ से बिलोंग करती थी? रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ नाम का जगह है, वहां से ये बिलोंग करते थे। गिन्नौरगढ़ वर्तमान में तोते के लिए, पैरट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और रानी कमलापति के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन रखा गया है। इनको मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कह सकते हैं। रानी पद्मावती जो है ये चित्तौड़ की रानी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे अटैक किया था, तो राजा रतन सिंह जो है उन्होंने उससे लड़ाई की थी, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी जानते हैं। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी बीजापुर की शासिका थी, और अपने पति के मरने के बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत वाला जो काम का संभाला था, और शिवाजी के समय ये बीजापुर की रानी थी, चांद बीबी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।